नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने फिर से वेस्ट बैंक के अंदर कुछ तो बड़ा ऐलान किया है। अब ये ऐलान कौन सा है, इसमें क्या कुछ हुआ है, बहुत बड़ी खबर है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही भारत की दिल्ली में जो बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में क्या अहम खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट निकल के सामने आई है, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। और साथ ही इस समय विपक्ष ने सरकार के ऊपर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों में क्या सच्चाई है, क्या झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसको भी अभी हम डिटेल बताएंगे। और साथ ही अब सीरिया की जो आर्मी है, अल जुलानी की जो आर्मी है, वो इजराइल के साथ मिलके हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन को खत्म करने का काम करेंगे। हूतीस ग्रुप से भी ये लोग निपटेंगे और इजराइल के साथ हर वो काम करेंगे जो अब तक इजराइल करता आ रहा। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की खबरें बताने में एक शख्स जिसने शुरुआत की, जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया, एक शख्स जिसका 3 मिलियन का एक चैनल है, साथ ही 2 मिलियन दूसरे चैनल पे होने वाले थे, अचानक से उसके चैनल को डिलीट कर दिया गया और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो वायलेंस यानी हिंसा फैलाता है। उस शख्स का नाम कोई और नहीं, राजा ग्राफी है। तो क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो पूरी खबर है वो खबर बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम लोगों का संघर्ष भी दिखेगा कि हम लोग कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करते हैं। क्या है पूरी कहानी, अभी आपको डिटेल में पता चलेगी। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही वो राजा ग्राफी भाई के हवाले से आ रही है। राजा ग्राफी एक चैनल, नाम पहचान का मोहताज नहीं है, हर कोई उनको जानता है। एक बड़ा चैनल, उन्होंने अपने बोल्ड बोलने के तरीके में, साथ ही अपने तथ्यों के साथ न्यूज़ दिखाने के तरीके में आज तक सबको पीछे छोड़ा है। ठीक ठाक व्यूअरशिप है, हर वीडियो उनकी 1 लाख 2 लाख जाती है। उनका कोई बड़ा मीडिया प्रोडक्शन हाउस नहीं है, उन्होंने उस चैनल को अपने आप खड़ा किया था, लेकिन अचानक से उनके चैनल को डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन के हक में बात करते थे, वो सरकार से सवाल उठाते थे, साथ ही और तमाम वो चीज़ें करते थे जो एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए, लेकिन करने की जो सजा है उनको मिली अचानक से। आमतौर पे किसी चैनल पे कुछ करना होता है तो यूट्यूब वार्निंग देता है, गाइडलाइन वार्निंग देता है, अपलोडिंग रोक देता है, 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, 3 स्ट्राइक जब आती है उसके बाद चैनल डिलीट होता है। लेकिन राजा ग्राफी का चैनल फौरन डिलीट कर दिया गया। राजा ग्राफी ने आप लोगों के लिए कुछ कहा है, क्या पैगाम वो दे नहीं सकते खुद, तो मैं दे रहा हूँ उनका वीडियो जो उन्होंने भेजा है, वो आपको दिखा दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सच बोलने की एक और बड़ी सज़ा मुझे दी है, पहले भी यूट्यूब नहीं दी थी। मेरा रज़ा ग्राफी चैनल, रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड, डिलीट कर दिया है यूट्यूब ने, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं आपके सामने सच दिखा रहा था। मुझे पता है मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं मोहम्मद ज़ुबैर भाई और जो यूट्यूब तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, एक्स पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, प्लीज़ मैं उनके सामने अपने तमाम ऑडियंस की तरफ से जो सच सुनते थे, मैं कहूँगा कि प्लीज़ हेल्प करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे पिछले कई सालों से मैं सच बोल रहा हूँ, सच दिखा रहा हूँ और मैं यूट्यूब पॉलिसी को फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन चैनल डिलीट कर दिया गया। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। फ़िलहाल मेरे पास ये 2 चैनल हैं, रज़ा ग्राफी एक्सप्रेस, रज़ा ग्राफी सोशल। मैं आपसे, अपनी कौम से, अपने लोगों से आज तक मैंने कुछ लिया नहीं, दिया उनको। मैं भीख मांगता हूँ भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो, आवाज़ उठाओ। मेरा हाथ काँप रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर में सब परेशान है, मेरी टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब ने कोई नोटिस नहीं दिया, यूट्यूब ने बताया नहीं कि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, यूट्यूब ने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया, पूरा चैनल उड़ा दिया। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई, कौम के लिए बोला, अपने मुल्क के लिए बोला, सच बात बोली, और आज मुझे बर्बाद करने के लिए यूट्यूब ने मेरा चैनल ही डिलीट कर दिया, रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। प्लीज़ मुझे इस दोनों यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। और मैंने मोहम्मद ज़ुबैर भाई का नाम इसलिए लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हो सकते हैं, यूट्यूब तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, मेहरबानी करके मेरी हेल्प कीजिए। और ज़ुबैर भाई और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग मुझे कुछ सजेशन दे सकें। मैं टूट गया हूँ।
मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हार्ट फेल हो जाएगा। मेरी बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत थी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि राजाग्राफी भाई को किस हिसाब से रोना आ रहा। क्यों? आज उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। आज वो चाहते हैं कि सपोर्ट कोई करे। सपोर्ट क्या, कोई पैसा मांग रहे नहीं, बस दिल से आप लोग उनके साथ जुड़ जाइए। और मेरा प्रयास है, अगर राजाग्राफी भाई मुझसे कभी कहेंगे, हालांकि वो कहेंगे नहीं, लेकिन अगर वो कहेंगे, अपने चैनल से आज ऐलान करता हूं, आपके सामने कह रहा हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये बात हमको बताइएगा कि वो अकेले नहीं है। प्रखर राजपूत उनके साथ खड़ा है, प्रखर राजपूत उनके साथ खड़ा है। और आज यही कह रहा हूं, अगर वो चाहे तो मेरे चैनल पर आके अपना वीडियो बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो वीडियो बना के भेजे, मैं अपने चैनल से अपलोड करने को तैयार हूं, एडिटिंग भी मैं करवा लूंगा। और मुझे एक पैसा नहीं चाहिए उस वीडियो का, क्योंकि वो हक की बात करते थे, ईमान की बात करते थे। हमारी एक कम्युनिटी होती है, आपस में भले बात ना करें, लेकिन किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसके साथ खड़े होंगे। कोई हो ना हो, कोई ना हो, उससे खास मतलब नहीं। आज बहुत सारे भड़वे हैं जो बहुत खुश हो जाएंगे, इसी फील्ड में वो गाजा की ही खबर बताते हैं, लेकिन वो खुश हो जाएंगे कि चलो एक कंपटीटर खत्म हुआ, उसके व्यूअर भी मुझे देखेंगे। लेकिन ये काम नहीं चाहिए भाई, एकदम ये काम नहीं चाहिए। आज हमें लड़ना होगा साथ में मिलके। राजाग्राफी का चैनल डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है, हमें साथ में लड़ना होगा। तो अगर कोई राजाग्राफी भाई का जानने वाला हो, उनको जाके बताए कि प्रखर राजपूत है उनके साथ, परेशान ना हो। जब जो जरूरत होगी मैं उनके लिए करूंगा जरूर, अगर मैं कर सकता हूं तो। खैर, एक बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में बातचीत करते हैं। और असल में आज खबरें बताने का मन भी नहीं था, चूंकि आज दिल दुखा यार। कोई मेहनत से काम करे, उसका चैनल आप डिलीट कर देते हैं। उनकी एक टीम है, कैमरामैन को पैसा देना होगा, साथ ही जो एडिटर हैं उनकी सैलरी होगी। मैं खुद एडिटर रखा हूँ, मुझे पता है 30, 35, 40 हज़ार रुपये एक आदमी लेता है। लाख 2 लाख रुपए उनको रोज के देने हैं, किसको देंगे, कैसे देंगे, आप सोच के देखिएगा। खैर, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही दिल्ली ब्लास्ट से लेके। दिल्ली ब्लास्ट में अब फाइनली 3 से 4 दिन बाद बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही। पहला, जिस अल यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत हुई थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो थी, फाइनली एआईयू ने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और कहा है कि अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर से हमारा जो लोगो है वो हटा लें। यानी सरकार ने साफ तौर पे अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी है। और कायदे से एक्शन काफ़ी पहले ले लेना था, अगर सरकार की इंटेलिजेंस यूनिट को यह पता था कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी को केवल बंद नहीं करना चाहिए, बाकायदा जांच होनी चाहिए, बाकायदा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो आरोपी हों उनको कम से कम सजाए मौत मिलनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूं। आप देखिए, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते, ये होता वो होता है, आज तक किसी को कोई सजा की बात आपने सुनी नहीं सुनी, तो फिर कहां से इंसाफ होगा। खैर, इधर अब विपक्ष भी इस पूरे मामले पे हमलावर है। विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देता हूं, लेकिन 2-3 और बड़े खुलासे हुए दिल्ली ब्लास्ट में। पहला बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस पूरे मामले में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। 300 किलोग्राम अभी मिसिंग है, यानी 300 किलोग्राम भारत के किसी हिस्से में घूम रहा है। उसका क्या उपयोग होना है हम सभी जानते हैं, इसका क्या यूज होगा हम सभी जानते हैं, डिटेल में जानते हैं। 300 किलोग्राम। और साथ ही अब खबर निकल के सामने आ रही कि भारत के अंदर बांग्लादेश और नेपाल से, इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार भारत में जो अमोनियम नाइट्रेट आया है उस पे एजेंसियों का कहना है कि बांग्लादेश और नेपाल से आया है। इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, इस पे बड़ा सवाल उठना चाहिए। क्यों? क्या भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि हो तो उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होगा? अगर हमारे देश की एजेंसी ये बात साफ तौर पे कह रही है कि तुर्की का हाथ है, तो तुर्की क्या बांग्लादेश का दोस्त है या फिर पाकिस्तान का दोस्त है? लेकिन हमारे देश की सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती वो आप जान लीजिए। चूंकि हमारे देश की सरकार ने हम लोगों के सामने ये प्रॉमिस किया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे कोई हिमाकत दोबारा की तो हम पाकिस्तान को नाको चने चबवा देंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर देंगे। इस बार ऐसा हश्र करेंगे कि पाकिस्तान 7 पीढ़ी पीछे चला जाएगा। लेकिन पहले तो भारत की सरकार ने 48 घंटे तक ये कबूला ही नहीं कि इसमें कोई आतंकवादी हमला है। पहले तो एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर, ये तमाम चीज़ें चली। 48 घंटे बाद, चलिए मैं मानता हूँ कि बिना जांच पड़ताल के बच्चों की तरह ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो ऐसे फालतू किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगाना चाहिए। 48 घंटे तक जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल में ये बात कंफर्म भी हो गई कि चलो आतंकवादी हमला है। हम सब पहले भी जान रहे थे, जो कि जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ था आतंकवादी हमला ही था। लेकिन सरकार ने जांच पड़ताल करके ये बात कबूली, चलो तारीफ है इसके लिए। लेकिन अब पाकिस्तान का नाम न लेना,
एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और यही सवाल सेम सुप्रिया सिनेत्र जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेता है, उन्होंने पूछा है। क्या कुछ कहा, पहले वीडियो देख लीजिए। दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला ये था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि ये देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और ये देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि विपक्ष का जो सवाल है, कांग्रेस का जो सवाल है, बड़ा वाजिब सवाल है कि क्या पाकिस्तान का योगदान नहीं होगा, या फिर मोदी साहब डर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम अगर ले लूंगा तो मुझे कुछ करना पड़ जाएगा, और अगर कुछ करने जाऊंगा तो कहीं ट्रंप भैया नाराज ना हो जाए। ये सवाल लाजमी है और ये सवाल अंधभक्तों के पल्ले पड़ता नहीं है। खैर, आप लोग समझदार हैं, आप ये सवाल पूछ सकते हैं, और आप पूछें ना पूछें, आपके लिए सामने से मैं खड़ा हूं, मैं पूछता हूं। भले ही चैनल ये भी उड़ जाएगा, देखा जाएगा, ऊपर वाला मालिक है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं। इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम आते आते रह गया। इधर जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के साथ जंग में इस कदर जूझ गया कि उसने अपना इतना नुकसान करवा लिया है कि अफगानिस्तान के जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, इन्होंने सीधा सीधा बॉर्डर क्लोज कर दिया और कहा कि आज के बाद पाकिस्तान से हमारी कोई डील नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बिजनेस नहीं होगा। और एक बात और बोली, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने अफगानिस्तान के अफगानी व्यापारी हैं वो अपना अल्टरनेट ऑप्शन खोज लें, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ कोई नज़दीकी ताल्लुकात हमको नहीं रखने हैं, दूर दूर रहो, वो ज़्यादा ठीक है। तो मतलब बड़ा साफ है कि अब अफगानिस्तान नया दोस्त खोजेगा, नया बिजनेस पार्टनर खोजेगा, तो ये दो ही होंगे, या भारत या ईरान। अब देखते हैं कौन बाजी मारता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही भारत के हवाले से। अभी आपको गाजा की भी खबरें बताऊंगा, लेकिन आप भारत की 2-3 खबरें सुन लीजिए। इस समय एक शख्स हैं पराग जैन, और ये RNW यानी जो हमारी खुफिया एजेंसी रॉ है उसके चीफ हैं, एक IPS अधिकारी हैं, बड़े तेज तर्रार हैं। जानकारी इकट्ठा करना हो, किसी को दूर दराज निपटवा देना हो, भारत के ऊपर अगर कोई खतरा आ रहा हो तो उस खतरे को टालना हो, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बखूबी किया है। अब जब से ये 10 तारीख को पूरा हादसा हुआ तो कायदे से देश की सुरक्षा होनी थी, लेकिन अब इनको जिम्मा थमा दिया गया है कि ये कैबिनेट सिक्योरिटी देखेंगे। अब कैबिनेट सिक्योरिटी का मतलब मोदी साहब की सिक्योरिटी कैसी होगी, क्या होगी, ये पराग जैन देखेंगे। देश की सिक्योरिटी गई तेल लेने। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में सबसे अच्छा, सबसे सेंसिटिव इलाका, सबसे VIP, सबसे पॉश इलाका अगर कोई है तो वो लाल किला। लाल किला ही दिल्ली की धरोहर है। उसके अलावा तो दिल्ली में बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ झंडा फहराया जाता, जहाँ भाषण दिया जाता, जहाँ मोदी साहब खुद आते हैं, वो जगह है लाल किला। वहाँ पे आके बम फट गया, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है। सिक्योरिटी की चिंता कहाँ है? सिक्योरिटी की चिंता यहाँ है कि मोदी साहब और कैबिनेट की सिक्योरिटी क्या होगी। तो एक बड़ी अपडेट थी। पराग जैन इस समय उनको ये जिम्मत थमा दिया गया। खैर, अब गाजा की खबरों का रुख करते हैं। गाजा से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इजराइल की फोर्स ने मास अरेस्ट फिर से शुरू कर दिया है। द अल जजीरा की ये रिपोर्ट है, इसमें ये खबर साफ तौर पे लिखी गई है कि मास अरेस्ट वेस्ट बैंक में फिर से हो रहा है, और साथ ही अब इजराइल की फौज ने एक आदेश पारित किया है। इजराइल की फौज ने एक आदेश पारित किया है कि जितने जैतून के पेड़ हैं,
साथ ही जैतून की जहां खेती हुई है वेस्ट बैंक के अंदर, उन तमाम पेड़ों को उखाड़ा जाए, अपरूट कर दिया जाए और साथ ही उस जमीन को कब्जा किया जाए। और ये इजराइल की आर्मी ने लिखा पढ़े में आदेश जारी किया। अल जजीरा में ये रिपोर्ट छपी, जिसके हवाले से ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यानी अभी 2 दिन पहले ये अल जमीर ने कसम खाई थी कि वेस्ट बैंक के अंदर कोई सेटलर हमला नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद ही ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। 2 दिन बाद ही इन्होंने वो किया जिसके लिए बदनाम है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। बीच में खबर मैंने आपको बताई थी कि जो जिकिम क्रॉसिंग है उस क्रॉसिंग को खोल दिया गया है, लेकिन अब फिर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि फिर से इजराइल ने जिकिम क्रॉसिंग को बंद कर दिया। जिकिम क्रॉसिंग को बंद करने के बाद चाहे मेडिकल सप्लाई हो, चाहे खाने की ट्रक हो, इन तमाम चीज़ों को रोक दिया गया। और ये तमाम चीज़ें अगर इस हिसाब से रोकी जाएंगी तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि जंगबंदी का कोई खास मतलब नहीं है। इजराइल दोनों हाथों से लड्डू खा रहा है, अपने बंधुकों को भी आज़ाद करवा रहा है और साथ ही जितना कब्जा करना उसको भी लिखा पढ़ी में कागज़ पे आदेश पारित करवा के कर रहा। तो क्या कहा जाए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और ये अपडेट वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन इसके आसार दिख रहे थे। अल जुलानी ने अभी 4-6 दिन पहले कहा था, सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अलसरा अल जुलानी, जो भी आप कह लें, भाई साहब कैरेक्टर बदला तो नाम भी इनका बदल गया। पहले आतंकवादी थे, अब राष्ट्रपति हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल से कोई व्यापार नहीं होगा, इजराइल से कोई बातचीत नहीं होगी, इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और गजब का दोगलापन आप देखिए, कितनी बातचीत करने के बाद अब निकल के न्यूज़ जो सामने आ रही है कि सीरिया की जो आर्मी है वो उन फौजों में शामिल होगी जिनको गाज़ा के अंदर तैनात होना है। और गाज़ा के अंदर तैनात होकर हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ये लोग लड़ेंगे और लड़ने के बाद उनका हथियार छीनेंगे, उनको डिसआर्म करेंगे। और ये समझौता अमेरिका के अंदर हुआ। इस समझौते में जो अल जुलानी है वो भी मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद है, बाकायदा बातचीत हो रही। पहले एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। आज ट्रंप ने अल जुलानी से पूछा, भैया तुम्हारी कितनी बीवियां हैं? अल जुलानी इस पे हंसने लगे। ये तमाम चीज़ें हंसी मजाक चल ही रही हैं। और इधर अब गाज़ा के अंदर जो एक पीस कीपिंग फोर्स जैसा एक तैनात होना है, जो एक गार्ड वहाँ पे तैनात होंगे अलग अलग देशों के, उसमें अब सीरिया ने भी हामी भर दी है। और सीरिया ने कहा है कि हमारी भी आर्मी वहाँ पे जाएगी, हमास के हथियार छीनेगी, उसको डिसआर्म करेगी। अगर हिजबुल्लाह कुछ 3-5 करता है तो उसको भी हम मार के सुला देंगे। और वो तमाम काम जो इजराइल अभी कर रहा है वो तमाम काम हम करते रहेंगे। तो ये तो इनका असली चेहरा है। मुझे लगा आज ये चेहरा भी आप देख लें। खैर, अभी मैंने आपसे शुरू में कहा भैया आज खबरें बताने का मन नहीं है, क्योंकि एक डर बैठ जाता हम लोगों के अंदर। डर कैसा? भाई इतनी मेहनत करते हैं, एक चैनल खड़ा करने में ऐसा नहीं है लोग डायलॉग में बताएंगे कि मोबाइल ले लो वीडियो बना, नहीं चलता ऐसे। दिन भर स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, देखना पड़ता है पूरी दुनिया में क्या कुछ हुआ है। झूठी खबरें आपको बता के हम बरगला नहीं सकते, तथ्य रखने होते हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, 50 नेता 50 नेता का भाषण, उनका ट्विटर, उनकी रैलियां कवर करनी पड़ती है। उसके बाद हम आपको खबर बताते हैं, 4 पैसे उससे मिलते हैं। उस पैसे को ऐसा नहीं कि हम रख लेते हैं, कुछ पैसा गरीबों के नाम जाता है, कुछ पैसा जो टीम में काम करते हैं उनको मिलता है। लाइटिंग, सेटअप, एडिटिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, एक कैमरा आप लेने जाइए 2-2.5 लाख का मिलता है। आज आपसे अपना दर्द बयां कर रहा हूँ। 2-2.5 लाख का एक कैमरा मिलता है, 2-2.5 लाख की एक बढ़िया एडिटिंग पीसी मिलती है। 4-5 लाख रुपए ये हो गए, चूँकि लाइट भी लगेगी, इन्वर्टर भी लगेगा, जनरेटर भी लगेगा, एसी भी लगेगी, माइक, जिस माइक का उपयोग करता हूँ 60-70 हज़ार के इसका पूरा सेटअप आता है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद अचानक से अगर किसी का चैनल डिलीट हो जाए, उसकी आमदनी ही खत्म हो जाए, बेचारा क्या करेगा? सड़क पे आ जाएगा। और सेम चीज़ अगर राजाग्राफी के साथ हुई, कल प्रखर राजपूत के साथ होगी। अच्छा, इसमें आप लोग की भी गलती है, साफ तौर पे कहूँगा, आप लोग सो जाएंगे, 2 दिन में भूल जाएंगे। कहता थक गया भाई वीडियो को शेयर करो, इतने लोग देखते हैं। कहता थक गया भाई सब्सक्राइब करो, ताकि आज मेरे 1-2 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। आज अगर होते, एक चैनल मेरा प्रखर ट्रू क्राइम है, उस पे है, इस पे नहीं है। अगर इस पे होते, मैं भी आज राजाग्राफी भाई को यहाँ बुला के कहता भैया मेरे चैनल पे बनाओ। आज भी कह रहा हूँ, लेकिन उतनी व्यूअरशिप ही नहीं है भाई, कहाँ से उनका खर्चा मेरे चैनल से चल पाएगा? लॉजिकल सोचिए आप। खैर, आगे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। मेरा फर्ज था आज आपको खबरें भी बताई, साथ ही अंदर का दर्द भी आज पहली बार आपके सामने बयां किया। खैर, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। बाकी चीज़ों के लिए ऊपर वाला मालिक है।